Welcome to Science Lens by Zohaib, and today we are going to discuss about the kinematics or energy consideration of a nuclear reactions. किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम हमेशा होल्ड करते हैं और ये कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं कुछ कंडीशंस न्यूक्लियर रिएक्शंस पर, जैसा कि एनर्जी आउटगोइंग पार्टिकल की हमेशा रियल होनी चाहिए वगैरह वगैरह। और इन रिस्ट्रिक्शंस को हम काइनेमेटिकल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं और मैथमेटिकली इनको डिराइव करना और इम्पोज करना काइनेमेटिक्स कहलाता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एक लाइट पार्टिकल जिसका मास m1 काइनेटिक एनर्जी E1 इंटरैक्ट करता है एक न्यूक्लियस के साथ हैविंग अ मास m2 और हमने उसे एज्यूम किया हुआ है कि वो रेस्ट पर है। इसके नतीजे में एक आउटगोइंग पार्टिकल जिसका मास m3 और काइनेटिक एनर्जी E3 प्रोडक्ट न्यूक्लियस जिसका मास m4 और काइनेटिक एनर्जी E4 होगी। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब हम इस पर कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी अप्लाई करते हैं, तो मास और एनर्जी अप्लाई करने के बाद इक्वेशन फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर E2 ज़ीरो है क्योंकि हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस रेस्ट पर है। अब हम एनर्जी साइड्स को लेफ़्ट हैंड और मास की साइड को राइट हैंड साइड पर इक्वेट करके इस इक्वेशन 4.1 कह देते हैं। हम डिफ़ाइन करते हैं क्वांटिटी Q को, जो कि हमें बताएगी डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज प्रोडक्ट्स और इंसिडेंट पार्टिकल्स के बारे में। जैसा कि इक्वेशन के मुताबिक Q हमें बताएगा डिफरेंस प्रोडक्ट्स का और इंसिडेंट पार्टिकल का। इसको हम इक्वेशन 4.1 में रिप्लेस करते हैं और हमारी इक्वेशन इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर Q डिफरेंस बता रहा है मासेस ऑफ इंटरेक्शन पार्टिकल्स का और प्रोडक्ट्स का। अगर Q पॉजिटिव होगा तो टोटल मास रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट से, और ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी में Q नेगेटिव होता है अगर हमारे पास रिएक्टेंट लेस मैस में हो एज़ कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। जैसा कि इक्वेशन 4.2 को हम देखें तो m1 m2 हमारे पास रिएक्टेंट हैं, जबकि m3 m4 प्रोडक्ट्स हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस Q नेगेटिव तब होगा जब ये वैल्यू ग्रेटर होगी और रिएक्टेंट की वैल्यू लेस होगी, और ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैस m1 और इंसिडेंट
इसको हम इंसिडेंट पार्टिकल कहेंगे, वह जाके बम्बार्ड होता है, जाके हिट करता है, टकराता है मैस m2 से, जो कि इनिशियली एस रेस्ट पर है। ये m1 हैविंग एनर्जी E1 मैस m2 से इंटरेक्ट करेगा, इसमें जाके अब्जॉर्ब हो जाएगा और कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म्ड हो जाएगा। अब जैसे ये कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होगा, फर्दर ब्रेक डाउन होगा, तो हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई एंगल्स बनाते हुए विद सर्टेन एनर्जी E3 एंड E4 एमिट होंगे। अब यहाँ पर हम जिक्र एनर्जीज के साथ साथ मोमेंटम्स का भी कर लेते हैं। जैसे कि मैस m1 काइनेटिक एनर्जी E1 और उसका मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ 2m1 E1 स्टेशनरी मास m2, जो कि कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेगा। और जैसे कंपाउंड न्यूक्लियस डिके होगा तो लाइटर पार्टिकल मैस m3 काइनेटिक एनर्जी E3 मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ 2m3 E3 और हैवी न्यूक्लियस ऑफ मैस m4 काइनेटिक एनर्जी E4 मोमेंटम स्क्वायर रूट ऑफ 2m4 E4। तो यहाँ पर अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं और इसे 4.3 का नाम दे देते हैं। याद रहे कि इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ से हमने इक्वेशन को इस तरह ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। अब यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम इस्तेमाल करते हुए इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू इट, हम कुछ इक्वेशंस इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस तरह बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास ये 2 डायमेंशनल केस है, 2 पार्टिकल्स हैं, तो 2 डायमेंशनल केस में मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस एंड मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस हम दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे। जब हम मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस को देखते हैं तो एक्स एक्सिस पर मोमेंटम m1 की वजह से आएगा, m2 क्योंकि रेस्ट पर है इसका मोमेंटम नहीं होगा, जबकि मैसेज m3 और m4 इनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। और आप जानते हैं कि m3 और m4 का मोमेंटम एक्स एक्सिस पर इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ थीटा एंड cos ऑफ फाई आएगा। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस को देखें तो y एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड 0 है, क्योंकि y एक्सिस पर किसी भी किस्म की मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। सो y एक्सिस इनिशियली 0, जबकि आफ्टर द डिके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस y एक्सिस के 2 डायरेक्शन है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, और साइन ऑफ थीटा एंड फाई यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे और इक्वेशन
को हम इस तरह लिखेंगे जहाँ नेगेटिव साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो इस तरह हम इक्वेशन 4.4 और 4.5 को मोमेंटम में रिजॉल्व कर लेंगे, मोमेंटम की फॉर्म में लिख लेंगे। अब इक्वेशन 4.2 से लेकर 4.5 तक ये इक्वेशन तभी वैलिड होंगी जब मासेस m1, m2, m3 आइसोलेटेड सिस्टम में होंगे। मींस इन मासेस के अलावा कोई ये मासेस किसी और पार्टिकल से इंटरेक्ट या कोई और पार्टिकल इनसे इंटरेक्ट हरगिज़ नहीं करेगा, तभी हम इसे आइसोलेटेड सिस्टम में मानेंगे और तभी ये इक्वेशन एप्लीकेबल होंगी, वैलिड होंगी। ज़्यादातर हम E3 मतलब लाइट जो हमारे पास पार्टिकल है, आउटगोइंग पार्टिकल है, उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं थ्रू आवर डिटेक्टर, और E1 की एनर्जी भी हमें पता होती है क्योंकि हम उसको एक्सरेट करवा कर बम्बार्ड करवा रहे होते हैं टारगेट न्यूक्लियाई पर। और E4 को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि अबव इक्वेशंस में हम E4 और एंगल फाई को किसी तरह एलिमिनेट कर दें। वो करने के लिए हम मैथमेटिक्स के टूल का सहारा लेंगे। इक्वेशंस को हम दोबारा लिख लेते हैं। इन इक्वेशंस को अगर हम स्केयर और ऐड अप करें तो इक्वेशन कुछ यूँ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और यहाँ से हम E4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 4 को अलग कर सकते हैं। इसे अगेन हम इक्वेशन 4.3 में रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी जाएगी और यहाँ से हम साइमल्टेनियसली हल करते हुए इक्वेशन 4.7 पर आ जाएंगे और Q को निकाल लेंगे जो कि Q वैल्यू ऑफ इक्वेशन होगी। अब Q वैल्यू ऑफ इक्वेशन हमने इस तरह फाइंड आउट कर ली। अगेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल और आउटगोइंग पार्टिकल हम एक्सपेरिमेंटली विद एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं, इसलिए हमने E4 को एलिमिनेट किया है और हमारे केस में E2 वैसे भी रेस्ट की हालत में है, 0 पे है। बहुत सारी एप्लीकेशंस में एक्चुअल मास की बजाय मास नंबर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं मैसेज M1, M2, M3 वगैरह के लिए। इक्वेशन 4.7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है E3 के लिए। जब हम सोल्व करेंगे इक्वेशन 4.8 हमें मिल जाएगी और इसके ये सॉल्यूशन आ जाएंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास द स्मॉलेस्ट एनर्जी है जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसके लिए E1 एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि कि हमारे पास ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए। उसके लिए हम इक्वेशन 4.9 और 4.10 को यूज़ करते हुए रिप्लेस करेंगे और 0 के इक्वल लिख देंगे।
इसे साइमल्टेनियसली विद मैथमेटिक्स हम हल करते जाएंगे और E1 के लिए सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 4.11 हमें ये बताती है कि E1 डिपेंडेंट है एंगल थीटा पर और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री आप रिप्लेस करेंगे, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और बाकी एनर्जी, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी जो बचेगी उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं और उसकी इक्वेशन फॉर्म कुछ ये होगी।